अब हम काइनेमेटिक की बात करेंगे। काइनेमेटिक वो फ्रिक्शन है जब बॉडी मूव करना शुरू कर देती है, तो काइनेमेटिक और डायनामिक फ्रिक्शन। सो नेक्स्ट टॉपिक इज काइनेमेटिक और डायनामिक फ्रिक्शन। So what is kinematic or dynamic friction? It is the opposing force, the opposing force that comes into play when one body is actually moving, when one body is actually moving over the surface of another body. जब एक बॉडी दूसरी बॉडी के ऊपर एक्चुअली मूवमेंट शुरू कर देती है, उस समय जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आती है, जो प्ले में आती है, उसको क्या बोला जाता है? इट इज नोन एज काइनेमेटिक फ्रिक्शन। और ये फ्रिक्शन लिमिटिंग फ्रिक्शन से थोड़ी सी कम होती है। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन कौन सी होगी? लिमिटिंग फ्रिक्शन। कभी क्वेश्चन आता है, आउट ऑफ 3 एक्सटर्नल फ्रिक्शंस व्हिच हैज द मैक्सिमम मैग्नीट्यूड? द मैक्सिमम वैल्यू इज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो मैक्सिमम वैल्यू जो होती है वो लिमिटिंग की होती है, और काइनेमेटिक लिमिटिंग से थोड़ी सी कम होती है। एक बार बॉडी को मूव करने में थोड़ा दम लगता है, ज्यादा फोर्स लगती है, उसके बाद फोर्स कम भी कर दोगे तो भी मूवमेंट चलती रहती है। मतलब काइनेमेटिक फ्रिक्शन जो होती है वो थोड़ी सी कम होती है एज कम्पेयर टू लिमिटिंग। नाउ टाइप्स ऑफ काइनेमेटिक फ्रिक्शन। फर्दर ये भी आगे दो तरह की है, काइनेमेटिक और डायनामिक फ्रिक्शन। तो ये भी आगे दो तरह की है। पहली है हमारी स्लाइडिंग फ्रिक्शन, और दूसरी है रोलिंग। तो पहले ही है स्लाइडिंग और दूसरी है रोलिंग। नाम से ही हमें पता लग रहा है कि ये मोशन के हिसाब से है कि कैसा मोशन हो रहा है। तो पहली स्लाइडिंग। स्लाइडिंग फ्रिक्शन कौन सी फ्रिक्शन है? मतलब जब एक बॉडी दूसरी बॉडी के ऊपर क्या कर रही होगी? स्लाइड कर रही होगी। सो द अपोजिंग फोर्स that comes into play when one body is actually sliding over the surface of other body. Is known as sliding friction. Example, opposing force when a flat block moves over the flat table. जैसे मैंने अभी एग्जांपल बनाया था जब, so opposing force when a flat block moves over a फ्लैट टेबल। तो आप अपने टेबल के ऊपर एक बुक रख लो और बुक को टेबल पे स्लाइड कराओ, तो जो उन दोनों के सरफेसेस के बीच में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आएगी, दैट इज नोन एज स्लाइडिंग फ्रिक्शन। सेकंड इज रोलिंग फ्रिक्शन। सो रोलिंग फ्रिक्शन क्या होगा? जब रोलिंग मोशन हो रहा होगा, तो द अपोजिंग फोर्स that comes into play when one body is actually rolling over the surface of other body.
rolling over the surface of other body is known as, is called rolling friction. Is called rolling friction. एग्जाम्पल, तो रोलिंग कहाँ पे दिखती है? बॉल जब सरफेस पे चलती है, तो बॉल को जब आप सरफेस पे छोड़ते हैं तो बॉल रोल्स ओवर द सरफेस, तो बॉल रोलिंग मोशन में होती है. तो एग्जाम्पल, अ बॉल रोलिंग ओवर द सरफेस experiences rolling friction. तो अल्टीमेटली हमारे पास क्या हो गया? काइनेमेटिक फ्रिक्शन हमारी दो तरह की हो गई. वन इज स्लाइडिंग एंड अनदर वन इज रोलिंग. तो जब स्लाइडिंग मोशन होगा तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन बात हो जाएगी, और जब रोलिंग मोशन होगा तो उसको रोलिंग फ्रिक्शन आ जाएगी इनटू प्ले. नाउ देयर आर सर्टेन लॉज ऑफ फ्रिक्शन. तो लॉज ऑफ काइनेमेटिक फ्रिक्शन कह सकते हैं हम. सो लॉज ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन. So the first law says force of kinetic friction इसको F K से डिनोट कर देते हैं. So force of kinetic friction is directly proportional to normal reaction R between two surfaces in contact. Between two surfaces in contact. What does it mean? अगर सपोज करो ये आपका एक सरफेस है और आपने इसके ऊपर एक ब्लॉक रख दिया. तो सपोज करो आपका एक सरफेस है, इसके ऊपर आपने एक ब्लॉक रख दिया. सपोज दिस इज द ब्लॉक प्लेस्ड ऑन दिस सरफेस. सो इस ब्लॉक का कोई वेट नीचे की ओर एक्ट करेगा और वहीं पे इसको एक रिएक्शन मिलेगी R. तो वो कहता है अगर कहीं पे भी मोशन कराओगे, बेशक आप मोशन इस तरफ कराओ, तो इधर आपकी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आएगा. तो वो कहता है जो काइनेटिक फ्रिक्शन होगी दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R. दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल रिएक्शन. ये नॉर्मल रिएक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा. ठीक है. अभी आप लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन भी करोगे तो सिमिलर लॉज हैं, ज्यादा डिटेल में अभी आगे आपको पढ़ने को मिलेगा. ये सेकंड लॉ सेज काइनेटिक फ्रिक्शन does not depend upon the surface area of contact. तो जो काइनेटिक फ्रिक्शन है वो सरफेस एरिया ऑफ कांटेक्ट पे डिपेंड नहीं करती है. इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप सपोज करो आपका एक सरफेस है, ये मैं दो कंडीशन लाता हूँ. ये एक सरफेस है, ये सेम सरफेस है. कंडीशंस दो हम देखते हैं क्या होती हैं कंडीशंस. सपोज करो आपने ब्लॉक रख दिया इसके ऊपर, तो इधर आपके पास ब्लॉक है, हियर one block A and another block here again A, or another block B is placed over here and B is placed over here. तो इसको ऐसे बांध दिया और इसको ऐसे मूव कराया. डायरेक्शन ऑफ मोशन. तो ये हमारा फर्स्ट केस है और ये हमारा सेकंड केस है. तो इधर अभी क्या हुआ? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इधर आई F. इधर क्या हुआ? इधर भी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आई और इधर भी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आई. तो देखा गया क्या कि ये जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन थी और ये F1 और F2 थी, ये मिला करके ये F के इक्वल ही थी. तो अगर एक ब्लॉक के ऊपर दूसरा ब्लॉक रख दिया गया और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन देखी गई,
और जब दोनों ब्लॉक्स को अलग अलग रख दिया गया तो अब एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट देखो, ये आपका ये सरफेस में दिस सरफेस और इधर सरफेस ये रहा। तो केस 2 में आप देख सकते हो कि आपका एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट बढ़ गया है, लेकिन फोर्स ऑफ फ्रिक्शन दूसरे केस में और पहले केस में दोनों सेम थी। तो हमारे पास क्या हुआ, इससे हमारा क्या रिजल्ट निकला कि जो फ्रिक्शन है, काइनेटिक फ्रिक्शन जो है, दैट डज नॉट डिपेंड ऑन द सरफेस एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट, वो सरफेस एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट पे डिपेंड नहीं करता। एरिया हमने बढ़ा दिया है लेकिन फोर्स ऑफ फ्रिक्शन दोनों केसेस में सेम आई। थर्ड इज kinetic friction is independent of the speed of sliding or rolling. Kinetic friction is independent of the speed of sliding or we can say rolling. तो ऐसा नहीं है कि आपका बाइसिकल अगर 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है और फिर 20 की स्पीड से चलने लग जाएगा तो टायर और सरफेस के बीच का आपका फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बदल जाएगा। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन स्पीड पे नहीं डिपेंड करता, ठीक है, वो सरफेस एरिया जो कॉन्टेक्स्ट में उन पे जरूर मटेरियल कौन सा है दोनों का उस पर डिपेंड कर सकता है, लेकिन स्पीड पे नहीं। अगर मटेरियल सेम है दोनों का तो स्पीड चाहे कम हो चाहे ज्यादा हो, काइनेटिक फ्रिक्शन उतनी ही आएगी। So these were the laws of kinetic friction. Now what is the cause of rolling friction? सर Yes. सर वो स्पीड वाला एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दो। यस, स्पीड मतलब काइनेटिक फ्रिक्शन। देखो काइनेटिक की बात हो रही है, अभी आगे लिमिटिंग की भी बात करेंगे अभी अपन। काइनेटिक का मतलब क्या होता है कि मूवमेंट के समय दोनों बॉडीज में कितनी फ्रिक्शन होगी। अगर आप सोचो कि आपका कोई बाइसिकल है, जैसे आप बाइसिकल चला रहे हो, आप कार चला रहे हो, कोई भी मूवमेंट हो रही है, स्लाइड कर रहे हो तो एक ब्लॉक को स्लाइड कर रहे हो, तो एग्जांपल मैंने बाइसिकल का दिया। अगर आपका बाइसिकल 10 या 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है और फिर वो 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, तो स्पीड बदल गई तो हमारी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन नहीं बदली है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू सेम होगी। टायर्स और रोड के बीच में जितना फ्रिक्शन 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे था उतना ही 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में रहेगा। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वो सरफेस इन कांटेक्ट में स्पीड पे नहीं डिपेंड करता। सरफेस कौन कौन से कांटेक्ट में, आप सरफेस बदल दो, आप टायर बदल के दूसरा टायर ले आओ, मतलब कोई और हो सकता है, ठीक है ना, या बिल्कुल नया टायर ले आओ या कुछ घसा हुआ टायर ले आओ या मटेरियल दूसरा ले आओ, कोई प्लास्टिक का ले आओ, कोई किसी और मटेरियल का बना हुआ ले आओ, तो दोनों सरफेस कांटेक्ट में जो है उनके मटेरियल पे डिपेंड करेगा लेकिन स्पीड पे नहीं डिपेंड करेगा। अगर मटेरियल दोनों का सेम रहेगा तो मटेरियल अगर आप स्पीड बढ़ाओ चाहे कम करो, काइनेटिक फ्रिक्शन सेम वैल्यू ही रखेगा। तो इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द स्पीड ऑफ स्लाइडिंग और रोलिंग। सो व्हाट इज द कॉज ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन? रोलिंग फ्रिक्शन का कॉज क्या होता है, अल्टीमेटली होता क्या है कि जब एक बॉडी दूसरी बॉडी के ऊपर रोल करती है तो उसके जब दो कांटेक्ट में आती हैं बॉडीज रोलिंग के टाइम पे, तो थोड़ा सा नीचे वाले सरफेस में एक डिप्रेशन आ जाता है जिसके कारण हमारी जो ऊपर वाली बॉडी होती है, मतलब टायर होता है, वो थोड़ा सा दब जाता है और इसलिए टायर के बिल्कुल अगले हिस्से में थोड़ा सा हम्प बन जाता है और उस हम्प को उसको कवर करके निकलना पड़ता है। इस कारण से उसको थोड़ी सी अपोजिंग फोर्स मिलती है। अगर हम इधर मैं बनाना चाहूँ तो एक मैं डायग्राम बनाता हूँ, उससे थोड़ी क्लैरिटी होगी। सपोज करो ये हमारा टायर है, तो ये रोल करने लगा है और हमारी रोड जो है, रोड इज हियर, और इधर थोड़ा सा जब ये आता है टायर तो इधर एक हम्प टाइप बच जाता है, ये इस तरह से। तो इसके जब ये रोल कर रहा है तो इसके आगे एक ये हम्प बन गया है। तो अल्टीमेटली होता क्या है, व्हेन अ बॉडी, सो इट इज रोलिंग, दिस बॉडी इज रोलिंग, दिस इज अ माउंट, एक हम्प सा बन गया है, एंड दिस इज द
depression. This point is K and this point is M. तो अभी मैं समझाता हूँ क्या हुआ है. When a body rolls on a level track, the surface below gets small depression. At the point of contact. तो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे एक डिप्रेशन आ जाता है. एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, एंड देयर इज अ माउंट और बम्प, एंड देयर इज अ माउंट और बम्प in front of the circular object. And in turn, surface of the rolling body in contact gets slightly compressed. So when a tire is properly inflated, it becomes hard and gets compressed by road to a much smaller extent. Therefore, rolling friction reduces, and it is easier to drive the vehicle. So what is the cause of? तो अल्टीमेटली हमने इसमें क्या देखा कि जब भी कोई बॉडी किसी दूसरी बॉडी पे रोल करने लगती है, तो जब सरफेस इन कांटेक्ट होता है वो थोड़ा सा उसमें डिप्रेशन आ जाता है, जिसके कारण हमारी जो रोलिंग बॉडी है, जो अपर है, मतलब इन दोनों में से जो सॉफ्ट बॉडी होगी, अल्टीमेटली क्या है, हमारा टायर और अर्थ जो है वो कांटेक्ट में है, रोड जो कांटेक्ट में है, रोड हमारे टायर से ज्यादा हार्ड है, तो हमारा टायर जो है ना थोड़ा सा कंप्रेस हो जाता है. कंप्रेस होने के कारण क्या होता है, टायर के आगे एक हम्प सा बन जाता है, जिसको ओवरकम करके उसको चलना पड़ता है. इस जो कंप्रेस जो हुआ है हमारा टायर, इसके कारण क्या होता है, उसमें फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बढ़ जाती है, मतलब रोलिंग फ्रिक्शन, उसको अपोजिंग फोर्स मिलती है. अगर टायर को अच्छे से इन्फ्लेट किया जाए, मतलब टायर में हवा अच्छे से भरी जाए, तो ये जो कंप्रेशन है वो कम हो जाता है उसका, और वो कम कंप्रेस होता है, इसके लिए उसके आगे हम्प कम बनता है, उसकी फ्रिक्शन कम हो जाती है. तो अल्टीमेटली आप देखोगे कि अगर टायर में हवा कम हो तो उसको बाइसिकल को चलाने में आपका जोर ज्यादा लगता है एज कंपेयर टू अगर टायर में हवा ज्यादा हो. तो रोलिंग फ्रिक्शन में क्या होता है, एक छोटा सा हम्प बन जाता है ड्यू टू दिस कंप्रेशन ऑफ द टायर, जिसको ओवरकम करके हमें चलाना पड़ता है. टायर में हवा अच्छे से भरी हो तो ये कंप्रेशन कम हो जाता है, जिसके कारण रोलिंग फ्रिक्शन भी कम हो जाता है, and it is easier to drive the vehicle. So this is the cause of a rolling friction. So this was the cause of a rolling friction. Now the next topic is laws of limiting friction. So what are the laws of limiting friction? So there are 4 laws.
there are 4 laws of limiting friction. So first one, magnitude of force of limiting friction that is F between surfaces of two bodies in contact is directly proportional to the normal reaction between them, to the normal reaction between them. अर्लियर हमने काइनेटिक फ्रिक्शन के बारे में बात किया था, लॉज ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन बहुत ही सिमिलर हैं लेकिन कुछ अलग हैं। तो ये वाला पॉइंट उसमें भी था कि जो हमारा फोर्स है नॉर्मल रिएक्शन, इसको हमने आर से डिनोट किया, आर। तो अल्टीमेटली हमारी एफ जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आर का। तो ये पहला पॉइंट उसमें भी ऐसे ही था। सेकंड था, अब इसमें सेकंड है द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। अब इसका सेकंड लॉ क्या कहता है? द डायरेक्शन ऑफ force of friction is always opposite to the direction in which body is at the verge of moving over the other। तो ये याद रखना, एट दी वर्ज। क्यों? क्योंकि अभी हम लिमिटिंग फ्रिक्शन की बात कर रहे हैं। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन वो फ्रिक्शन होती है जब बॉडी मूव नहीं कर रही है। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज नोन एज लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो इसके लॉ में ऑन दी वर्ज ऑफ मूवमेंट आएगा, मूविंग नहीं आएगा। अगर काइनेटिक की बात करेगी तो मूविंग बॉडी की ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा, ठीक है ना। तो तीसरा क्या कहता है? फोर्स ऑफ लिमिटिंग friction is independent of the apparent area of contact। दिस पॉइंट इज सेम। तो उसमें भी यही था कि एरिया पे डिपेंड नहीं करता। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट। एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट बढ़ाने से फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बढ़ जाएगा ऐसा नहीं है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन उतना ही रहेगा, ठीक है। तो एरिया बढ़ाने से नहीं होता। एंड द लास्ट वन इज फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन between any two surfaces in contact depends on the nature of material of the surfaces in contact and their state of polish। That is, state of polish को क्या कहते हैं? That is roughness और smoothness। तो ये चौथा पॉइंट जो मैंने उधर काइनेटिक की बात की थी उसमें ये लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन में आया है कि जो फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन है वो दोनों सरफेसेस इन कांटेक्ट के नेचर
पे डिपेंड करता है कि कौन से नेचर ऑफ मटेरियल है दोनों का। और दूसरी बात है दोनों के स्टेट ऑफ पॉलिश भी, दोनों को अच्छे से पॉलिश कर दो तो क्या होगा, फ्रिक्शन कम हो जाती है। कभी भी देखना कि हम क्या करते हैं, किसी भी चीज का खुरदरापन, रफनेस खत्म करनी हो तो उसको पॉलिश कर देते हैं। खुरदरापन मतलब फ्रिक्शन है, जो ज्यादा रफ है उसकी फ्रिक्शन ज्यादा होगी उसमें, और जो कम रफ है मतलब जो स्मूथ सरफेस है उधर फ्रिक्शन कम होती है। तो अल्टीमेटली सरफेसेस का मटेरियल पे डिपेंड करती है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, और उनकी स्टेट ऑफ पॉलिश पे डिपेंड करती है कि स्मूथनेस है तो फ्रिक्शन कम हो जाएगी, और अगर रफनेस है तो फ्रिक्शन कम हो जाएगी। These were the 4 laws of limiting friction. Now comes another important topic, that is coefficient of friction. तो coefficient of friction पे कई बारी कई क्वेश्चन बन जाते हैं। तो what is coefficient of friction? तो पहले लॉ ने क्या बोला, पहले लॉ ने बोला F is directly proportional to R, ये रहा। तो फर्स्ट लॉ सेज दैट the force of friction is directly proportional to the normal reaction. So according to first law of limiting friction, according to first law of limiting friction, F is directly proportional to R, or we can say F is equal to mu R. तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, F is equal to mu R, where mu is constant of proportionality, where mu is constant of proportionality and is known as coefficient of limiting friction between two surfaces in contact, between two surfaces in contact. So it implies this mu is equal to F upon R. So mu is equal to F upon R. That means coefficient of limiting friction. So coefficient of limiting friction can also be defined as the ratio of force of limiting friction and normal reaction. तो हमारे पास कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या हो गया कि हमें फर्स्ट लॉ ने बताया भाई कि जो हमारी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है नॉर्मल रिएक्शन के। इसका मतलब क्या है, अगर मैं इधर एक डायग्राम बना दूं तो ये रहा हमारा सरफेस, ये हमारा ब्लॉक है, तो इसका वेट नीचे की ओर एक्ट करेगा, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की होगी, जितनी ये रिएक्शन होगी इसके प्रोपोर्शनल होगा। तो इधर अगर ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इधर है तो दिस F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, और F इज इक्वल टू म्यू R, जहां पे म्यू को कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कह दिया गया, और कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हमारे पास क्या आ गया, द रेशियो ऑफ लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डिवाइडेड बाय नॉर्मल रिएक्शन। तो हमारे पास ये आ गया फोर्स ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज एंगल ऑफ फ्रिक्शन। सो व्हाट इज एंगल ऑफ फ्रिक्शन? व्हाट इज एंगल ऑफ फ्रिक्शन? तो यहां पर हम एक डायग्राम बना लेते हैं। ये रहा हमारे पास एक सरफेस, उसके ऊपर एक ब्लॉक रख देते हैं हम, तो प्लेस अ ब्लॉक ओवर हियर। ये रहा ब्लॉक हमारा। तो इस ब्लॉक का जो वेट है वो नीचे की ओर एक्ट करेगा,
और इसकी रिएक्शन जो है वो ऊपर की ओर एक्ट करेगी। ठीक है, उसके बाद हम बना देते हैं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, और इसकी एक पैरेललोग्राम पूरी कर देते हैं हम। सो अल्टीमेटली हम एक पैरेललोग्राम पूरी कर देते हैं। इधर हमारे पास फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, सपोज करो इधर इसकी इधर, और ये हमारी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है। सपोज दिस इज O, हियर mg इज डाउनवर्ड एंड हियर रिएक्शन इज R इज अपवर्ड। तो इसको इस पॉइंट को पॉइंट्स दे देते हैं हम, पॉइंट की नेम दे देते हैं। ये रहा O पॉइंट, ये रहा A पॉइंट, ये रहा B पॉइंट और ये रहा C पॉइंट। ये mg नीचे है, R ऊपर की ओर हो गया, दिस इज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन F, और ये हो गया रिजल्टेंट F और R का, और ये जो एंगल है दिस एंगल इज नोन एज थीटा। सो एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज थीटा, इट इज डिनोटेड बाय थीटा, एंड द एंगल ऑफ फ्रिक्शन, तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या हुआ? एंगल ऑफ फ्रिक्शन एंगल है किसके बीच में? फोर्स और नॉर्मल रिएक्शन के रिजल्टेंट और नॉर्मल रिएक्शन के बीच में। तो फ्रिक्शनल फोर्स और नॉर्मल रिएक्शन का रिजल्टेंट बना दो। फ्रिक्शनल फोर्स और नॉर्मल रिएक्शन का रिजल्टेंट क्या हुआ? OC, और ये रिजल्टेंट और नॉर्मल रिएक्शन के बीच के एंगल को एंगल ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं। सो द एंगल ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन two surfaces in contact is defined as the angle which the resultant of force of limiting friction F and normal reaction R, तो इनका रिजल्टेंट F और R का रिजल्टेंट मेक्स with the direction of R, or we can say normal reaction, makes with the direction of normal reaction, तो इसका मतलब इस फिगर में हमारे पास क्या हो गया? एंगल AOC is angle of friction, that is theta. So now relation between mu and theta. तो रिलेशन म्यू और थीटा के बीच में देखते हैं। आप ट्रायंगल ले लो, ट्रायंगल AOC, देखो बेटा ट्रायंगल AOC, तो यहाँ पे अगर मैं tan थीटा निकालना चाहूं तो tan थीटा की वैल्यू क्या आएगी? tan थीटा कम्स आउट टू बी इक्वल टू परपेंडिकुलर, दैट इज AC अपॉन perpendicular upon base, that is OA. So what is AC? AC is equal to OB, that is the force of friction, that is F, divided by OA, that is R. So what is F by R? F by R is mu, that means tan theta, that means tan of theta is equal to mu, or we can say mu is equal to tan theta, that is coefficient of friction is equal to tan of angle of friction. तो म्यू और थीटा के बीच में क्या रिलेशन है? द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल टू tan ऑफ थीटा, सो दिस इज द रिलेशन। तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या हुआ बेटा? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन और नॉर्मल रिएक्शन का जो रिजल्टेंट है वो नॉर्मल रिएक्शन की डायरेक्शन के साथ जो एंगल बनाता है उसको एंगल ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं। और कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन और एंगल ऑफ फ्रिक्शन में रिलेशन क्या होता है?
म्यू इज इक्वल टू tan थीटा। तो म्यू जो होता है वो इक्वल टू tan थीटा होता है। तो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल टू tan ऑफ एंगल ऑफ फ्रिक्शन। सो दिस इज इट फॉर टुडेज टॉपिक। तो आज हमने सबसे पहले डिस्कस किया अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सटर्नल फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन। तो उसके बाद काइनेटिक फ्रिक्शन की दो टाइप्स की बात की, वन इज स्लाइडिंग एंड अदर वन इज रोलिंग। तो काइनेटिक फ्रिक्शन तब होती है दो बॉडीज में जब एक्चुअल मोशन हो रहा होता है, एक बॉडी दूसरी बॉडी पे ऊपर मूव कर रही होती है, तो वो स्लाइड भी कर सकती है, वो रोल भी कर सकती है, और उस केस में दोनों केसेस में अलग अलग नाम दे दिए गए फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। लॉज ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन ने बोला कि जो काइनेटिक फ्रिक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल डायरेक्शन होगी। काइनेटिक फ्रिक्शन सरफेस एरिया पे डिपेंड नहीं करती, काइनेटिक फ्रिक्शन स्पीड पे भी डिपेंड नहीं करती। तो ये तीन लॉज थे काइनेटिक फ्रिक्शन के। कॉजेज ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन में हमने देखा कि एक बॉडी दूसरी बॉडी पे जब रखी जाती है तो वहां पर एक कंप्रेशन आ जाता है जिसके कारण एक हम्प बनता है और उस पे एक अपोजिंग फोर्स लगता है। लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन के चार लॉज थे। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑन द वर्ज ऑफ मोशन, जहां पे मोशन होने वाला हो जिस डायरेक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन एरिया ऑफ कांटेक्ट पे डिपेंड नहीं करती, और लिमिटिंग फ्रिक्शन बिटवीन टू सरफेसेस नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करती है या स्टेट ऑफ पॉलिश पे डिपेंड करती है। फिर लास्ट में हमने कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की बात की। तो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या है? ये रेशो है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन और नॉर्मल फ्रिक्शन।